तो अब तक आप लोगों ने देखा कि कैसे काबीमारू सागरी को नहीं मारता और काबीमारू के सामने एक अजीब सा राक्षस आ जाता है। अब आगे तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ये वाली एपिसोड को देखिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कैदी तामिया दिखाई देता है जिसको ड्रैगन ब्लेड भी कहते हैं। हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई देती है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब तामिया को उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान कहीं नहीं मिलता है तब तामिया एक अमीर इंसान के पास नौकरी करने चला जाता है। वहाँ अमीर इंसान तानिया से कहता है कि तुम अपनी तलवार से तो असली ड्रैगन को नहीं मार सकते ना, जिसमें तामिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तामिया उस अमीर इंसान के पूरे मैंशन को ही तोड़ देता है, जिसके बाद तामिया को जेल हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन दिखाया जाता है जिसमें तामिया अपनी समुराई फूसी के साथ आइलैंड पर पहुंच चुका होता है। तामिया फूसी से कहता है सज़ा माफ़ होने के बाद मैं वापस से अपनी तलवारबाजी को और अच्छा करूंगा। हमें बताया जाता है कि यामादा क्लैन के समुराई लोग केवल सज़ा देने के अलावा दवाइयाँ भी बनाते हैं। फूसी तामिया से पूछता है तुम अब क्या करने वाले हो, जिस पर वह कहता है मैं सबसे पहले बाकी कैदियों को मार दूंगा जिससे मेरे पास अमृत को खोजने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए। फूसी सोचता है कि अगर अमृत को खोजने में हम लोग देर कर देंगे तो शोगुन और भी भयानक लोगों को अमृत की खोज में आइलैंड पे भेज देंगे। यह सोचते सोचते दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा होता है जिसके आँख से 2 हाथ निकले होते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख लिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम लोगों को काबीमारू का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने एक राक्षस खड़ा होता है जो कि एक फ़िश की तरह होता है। काबीमारू राक्षस को देखकर कहता है क्या ये एक फ़िश है या बहुत ही अजीब जानवर है, पर यह आइलैंड भी उतना ही अजीब है। काबीमारू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वह फ़िश दिखने वाला राक्षस अपने चारों हाथ से काबीमारू पर अटैक कर देता है। काबीमारू लड़ते समय गांव के मुखिया द्वारा बताए जाने वाले रूल्स को याद करता है। उस रूल में बताया जाता है कि हमें कभी भी अनजान दुश्मन से लड़ना नहीं चाहिए। यह सोचकर काबीमारू भागने का सोच रहा होता है, तभी वो राक्षस काबीमारू को कस के पकड़ लेता है जिससे काबीमारू के बॉडी से खून निकल जाता है। काबीमारू किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। फिर हम देखते हैं कि काबीमारू और सागरी बड़े बड़े राक्षस के द्वारा चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। इन्हें देखकर सागरी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। काबीमारू सोचता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपना निंजुत्सु यूज़ करना ही होगा। काबीमारू अपना निंजुत्सु यूज़ करते हुए कहता है निपु एस्थेटिक ब्लेज, और उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि उस राक्षस का पूरा सर आग से जल जाता है। उसके बाद काबीमारू एक एक करके सभी राक्षस को मारना शुरू कर देता है। सागरी यह देखकर सोचती है कि घंटों में सब बदल गया, ये जगह स्वर्ग है कि नरक। तभी एक राक्षस आकर सागरी पर अटैक करने ही वाला होता है। उसे देखकर काबीमारू अपने वाइफ की बातों को याद करता है और आंख बंद करके अपने सामने वाले राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि काबीमारू सागरी पर अटैक करने वाले राक्षस को बहुत ईजिली मार देता है और उसके पूरे हाथ को काट देता है। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिश वाला राक्षस काबीमारू पर फिर से अटैक कर देता है, जहाँ पे यामादा क्लैन के समुराई आकर उस राक्षस को मार देते हैं। उन समुराई के साथ एक कैदी भी होती है जो कि काबीमारू से कहती है तुम ये सारे राक्षसों को अकेले मार दिए, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद वह लड़की काबीमारू को अपना नाम युजिराहा बताती है। वह कहती है कि मैं भी तुम्हारे तरह एक निंजा हूँ। काबीमारू अपनी वाइफ की कही हुई बात को याद करता है, जहाँ पे उसकी वाइफ ने काबीमारू को बताया होता है अगर कोई भी तुम लोगों की मदद करे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, जिसको याद करके काबीमारू जान बचाने के लिए उन लोगों से थैंक यू बोलता है। वह लड़की काबीमारू के पास आकर कहती है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारा इतना खून बह चुका है, उसके बाद भी तुम ढंग से खड़े रह पा रहे हो, तुमने सागरी को भी बहुत आसानी से बचा लिया। तभी वह काबीमारू के साथ काम करने के लिए कहती है। तभी सागरी उस लड़की से पूछती है तुम्हारे साथ दो समुराई क्या कर रहे हैं। एक समुराई अपना नाम गेंजी बताता है और वो कहता है कि मेरे वाले कैदी को इस लड़की ने मार दिया, मुझे लगता है ये लड़की एक अकेले समुराई से नहीं संभलेगी, इसीलिए मैं इसके साथ हूँ। तभी वहाँ पे खड़ा दूसरा समुराई अपना नाम सेंटा बताता है, जिसमें वो समुराई बोलता है मुझे इस लड़की की जिम्मेदारी दी गई थी।
तभी वो लड़की बोलती है, हमें इस जगह के बारे में तो कुछ नहीं पता। अगर हम लोग अकेले अकेले इस अमृत को ढूंढेंगे तो हम लोग जल्दी मर सकते हैं। अगर हम साथ मिलकर ढूंढेंगे तो हो सके हम लोग अमृत को जल्दी पा सकें। तभी सागरी कहती है, अगर तुम दोनों हाँ कर देते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लड़की काबीमारू को पकड़ लेती है और कहती है, हम दोनों बच्चे नहीं। तभी काबीमारू कहता है, बताओ तुम मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती हो। तभी लड़की कहती है, तुम स्ट्रांग हो और मेरे पास इस जगह की थोड़ी बहुत जानकारी है। जैसे हमें तितलियों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जहरीली है, उनके काटने से बॉडी फूल में बदल जाती है। काबीमारू उस लड़की से पूछता है, तुम हमारे साथ क्यों काम करना चाहती हो, तुम्हारे ज़िंदा रहने का रीज़न क्या है। जिस पर लड़की कहती है, मेरी एक छोटी बहन है जिसे एक बीमारी है, उसका इलाज करवाने के लिए मुझे एक निंजा बनना पड़ा। फिर और भी बहुत फालतू चीज़ें बताती है, जिस पे काबीमारू कहता है, इससे अच्छा झूठ तुम्हें और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए। और काबीमारू उस लड़की का झूठ तुरंत पकड़ लेता है, जिसमें वो लड़की हंसते हुए काबीमारू से बोलती है, आखिर तुमने मेरा झूठ पकड़ ही लिया। और वो बोलती है कि इतना जल्दी कौन मरना चाहेगा, अभी तो वो बहुत जवान है। फिर सागरी सोचती है कि जब से वो आइलैंड में आई है उसने कुछ भी नहीं किया, वो बहुत ही कमज़ोर है। ऐसा सोचते हुए सागरी बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन में हमें दिखाया जाता है, एक लड़का यामादा क्लैन को ज्वाइन करता है और 1 महीने के अंदर अच्छे से तलवारबाजी सीख लेता है। हमें उसका नाम टोमा बताया जाता है। उसके बाद यामादा क्लैन का एक दूसरा समुराय टोमा से कहता है, अगर तुम एक असली कैदी को सज़ा दे देते हो तो तुम्हारा नाम भी समुराय में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमा एक लड़के से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए ये सब किया है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैं चुपचाप यामादा क्लैन में घुस गया और कुछ महीने में ही बहुत तरक्की की, तुम्हें बचाने के लिए मेरी थोड़ी तो तारीफ़ करो। जिसमें वो कैदी कहता है कि मैंने भी 1 महीने तक इन लोगों का टॉर्चर झेला है, अब जल्दी बताओ हम लोग इस जगह से कैसे बाहर निकलें। टोमा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि टोमा और उसके कैदी भाई दोनों उस आइलैंड पर खड़े रहते हैं और उनके सामने भी वो बड़े बड़े राक्षस होते हैं। दोनों भाई राक्षस को देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो कैदी होता है वो उन सारे राक्षसों को मारना शुरू कर देता है। यह देखकर टोमा चौंक जाता है। वह सोचते हुए कहता है, मेरा भाई बहुत जल्दी हालात देखकर समझ जाता है। उसके बाद हम लोगों को ये दोनों भाइयों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनके पिता पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर कुछ दिन के बाद उनकी मां की भी मौत हो जाती है और बाद में उन दोनों के पिता को गद्दारी करने के लिए फांसी दे दी जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के विलेज के जो डाकू होते हैं उन दोनों कैदी भाइयों को अटैक करते हैं और उनमें से बड़ा भाई डाकू से ही मिलजुल कर उनसे दोस्ती कर लेता है और फिर कुछ दिन बाद डाकुओं का लीडर बन जाता है। उसके कुछ दिन बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि पुलिस बड़े भाई को पकड़ लेती है, जहाँ पे बड़ा भाई अपने छोटा भाई टोमा को भगा देता है और बोलता है कि बाद में तुम मुझे छुड़ाने आओगे। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों भाई राक्षस से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर बड़ा भाई देखता है कि इतने सारे राक्षसों से लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वह टोमा को भागने के लिए कहता है और जैसे ही टोमा भागने वाला होता है तभी एक राक्षस उसे पीछे से पकड़ लेता है। बड़ा भाई यह देखकर आगे भाग जाता है। यह देखकर टोमा भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वह सोचता है कि क्या मेरा बड़ा भाई मुझे धोखा दे रहा है। फिर टोमा अपनी तलवार की मदद से खुद को छुड़ा लेता है। तभी बड़ा भाई एक बड़ा सा तलवार लेकर उस राक्षस को मार देता है। यानी कि बड़ा भाई भागा नहीं था, पर दोनों भाइयों को बहुत सारे राक्षस आकर घेर लेते हैं। वह राक्षस कहते हैं लोगों को मारना गलत है, इसकी सज़ा सबको मिलेगी। यह सुनकर टोमा डर जाता है। बड़ा भाई अपने पिता की मौत को याद करता है और कहता है कि कोई भी मुझे यह नहीं बता सकता क्या सही है और क्या गलत, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। इसके बाद बड़ा भाई गुस्से में आकर सभी राक्षसों को मार देता है। हमें दोनों भाई का एक बचपन का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि टोमा यहाँ पे रो रहा होता है और कहता है कि हम लोग तो समुराय के बेटे हैं, लेकिन हम लोगों को डाकुओं की तरह जीना पड़ रहा है। जिस पर बड़ा भाई टोमा से कहता है रोना कमज़ोरी होती है, अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना।
मैं जो करूँगा वह सही करूँगा। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों भाई अमृत की बात कर रहे होते हैं, जिसमें बड़ा भाई कहता है हम अमृत को ढूंढकर पी लेंगे। टोमा कहता है यह इतना भी आसान नहीं होगा, यह आइलैंड खतरनाक है, हम जितने लोगों से मिलेंगे वह खुद भी राक्षसों से बच के आ रहे होंगे, वह भी ताकतवर होंगे और जो कमज़ोर होगा वह सबसे पहले मारा जाएगा। इसी के साथ हम लोगों को यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड में कुछ ज़्यादा फाइटिंग का सीन नहीं होता है, हम लोगों को बस कुछ कैदियों का इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं एंड हम लोगों को इंट्रोडक्शन मिलता है 2-3 कैदियों का और हम लोगों को बहुत सारा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। तो एपिसोड 4 में हम लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोगों का स्टोरी अच्छा खासा बिल्ड हो रहा है एंड हेल पैराडाइज एक अच्छा खासा एनिमे बनने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड तुम लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वाले एपिसोड में मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि मुझे अभी फीवर है, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। होप मैं जितना अच्छा एक्सप्लेन मतलब बताने की कोशिश किया हूँ, अपना लेवल बेस्ट दिया हूँ और होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। एपिसोड 5 एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगा, भले थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।